हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साइंस मैग्नेट। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे हैं, शानदार हैं, जानदार हैं। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। वर्क, एनर्जी एंड पावर अपना पूरा हो चुका है। देखिए, मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसकी आप लोग कल्पना भी नहीं कर सकते हो। आप लोगों के एक सेट में दोस्तों दो दो तीन तीन क्वेश्चन आप लोगों का सिंगल इसी चैप्टर से आ जाता है। तो ध्यान से आप लोग समझेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आएगा, है ना? काफी मजा आएगा। इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आएंगे। आप लोग पढ़ते हो ना मिरर फॉर्मूला, दर्पण सूत्र, वो सब इसी से आएंगे। दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है, वस्तु को कहां पर रखने पर कहां पर प्रतिबिंब बनेगा, वो सब आप लोगों का इसी चैप्टर में आता है। चलिए स्टार्ट करें सेशन को। बिल्कुल स्टार्ट करता है। चलिए दोस्तों, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को यह तो पता होना चाहिए ना, लाइट यानी प्रकाश क्या होता है। तो चलिए दोस्तों, वहीं से स्टार्ट करते हैं। बताइए लाइट क्या है। दोस्तों, लाइट जो है, आपको पता है लाइट के मदद से ही हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर किसी कमरे में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो आप लोग किसी वस्तु को देख नहीं पाओगे। और आपको मैं ये बता दूं, लाइट एक प्रकार की एनर्जी है। लाइट जो होती है ना, एक प्रकार की एनर्जी है। जैसे आप लोग बल्ब जो जलाते हो, बल्ब चलाते हो ना, बल्ब ट्यूबलाइट किससे चलते हैं? बिजली से चलते हैं ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलते हैं। और फिर आप लोगों के बल्ब क्या देते हैं? प्रकाश देते हैं। तो बेसिकली बल्ब में हो क्या रहा है, जो आप लोगों की इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो रही है? लाइट एनर्जी में, प्रकाश ऊर्जा में। तो अगर मैं बोलूं लाइट की डेफिनेशन क्या है दोस्तों, लाइट जो है, प्रकाश जो है ना, वो ऊर्जा का ही एक रूप है। और इसी की वजह से हम लोग वस्तु को देख पाते हैं। ये वस्तु को देखने में जो मदद करता है, कौन करता है? लाइट करता है, ठीक है। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, इसी लाइट की वजह से हम लोग किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब कैसे देख पाते हैं, मैं आप लोगों को एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। जैसे अभी यहां पर आपको कुछ भी नहीं दिख रहा, जैसे मान लो, क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अभी इस पे कोई प्रकाश ही नहीं पड़ रहा। जैसे आप लोग रात के समय आपके कमरे में कुछ भी लाइट नहीं जल रही है, आपके वहां पर कुछ रखा हुआ है, क्या आप लोगों को दिखेगा? क्या बिल्कुल काला काला आपको नजर आएगा। लेकिन अगर आप लोग लाइट जला देंगे तो वहां पर जो रखी वस्तु है आप लोग इजीली देख पाओगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल। तो कैसे देख पाते हो? जैसे अभी यहां पर आप लोगों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा, क्योंकि यहां पर क्या है? कुछ प्रकाश ही नहीं है। अब जैसे मान लीजिए, जैसे आप लोग टॉर्च डालेंगे, जब कोई टॉर्च डालोगे तो इससे दोस्तों प्रकाश आएगा। आप मान लो यहां पर खड़े हो, तो जब इस पे प्रकाश आएगा, इस वस्तु से टकरा के जब आप लोगों को आपकी आंखों में पहुंचेगा ना, तब यहां पर आप लोगों को अपनी वस्तु दिखाई देगी। क्लियर है? क्लियर है मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? अभी तक आपको कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था, अभी आप लोगों को सिर्फ ब्लैक नजर आ रहा था। लेकिन जब आपने इस पे प्रकाश डाला, तो दोस्तों जब प्रकाश टकरा के आपकी आंखों में आता है ना, तब आप लोगों को यहां पर जो रखी वस्तु है वो आप लोगों को दिखेगी। ठीक है? ठीक है। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों लाइट के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट चीज। आप लोगों ने देखा होगा, कभी आपने अपनी परछाई देखी है? परछाई देखी है, बिल्कुल। कभी आपने इंद्रधनुष देखी है? बिल्कुल। कभी आप लोग दर्पण के सामने जाके खड़े होते हो तो आपकी इमेज बन जाती है कि आपका प्रतिबिंब बन जाता है क्या? बिल्कुल। दोस्तों, इन सभी चीजों के पीछे कौन रेस्पॉन्सिबल है? लाइट यानी प्रकाश, है ना? आप लोग चाहे अपनी परछाई कहीं पर दिखती हो, चाहे आप लोगों ने कभी इंद्रधनुष देखा हो, इन सब के पीछे लाइट यानी प्रकाश ही रेस्पॉन्सिबल है। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं लाइट के कुछ बारे में। कुछ मैं आप लोगों को बता दूं, लाइट की कुछ मैं आप लोगों को कैरेक्टरिस्टिक बता दूं। जैसे दोस्तों लाइट जो होता है ना, प्रकाश, जैसे मान लो एक जगह से दूसरी जगह पर जब लाइट जा रही है ना, वो किसके कैसे जाती है? एक वेव, एक तरंग के रूप में आगे जाती है। तो लाइट जो प्रोपोगेट करती है, आगे चलती है, वो एक तरंग के रूप में चलती है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ये वेव है ना, तरंग, वो दो प्रकार की होती है ना? जैसे कुछ कुछ वेव ऐसी होती है जो आप लोगों को, जिनको आगे चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए। जैसे एयर हो, या कोई गैस हो, या कोई लिक्विड हो, लिक्विड में से चल जाएगी वो, या कोई ठोस हो, उनको आगे चलने के लिए कोई ना कोई चाहिए, मीडियम चाहिए, है ना? कोई ना कोई पदार्थ चाहिए जिसमें से वो आगे जा सके। जबकि कोई ना कुछ वेव ऐसी होती है जिनको आगे जाने के लिए कोई माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे दोस्तों, अगर वो वैक्यूम यानी निर्वात में से भी जा सकती है। सर निर्वात क्या होता है? जहां पर कुछ भी ना हो।
जैसे आप लोग बोलोगे सर मैंने अपने कमरे को खाली कर दिया बिल्कुल, तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या मैंने इधर अंदर वैक्यूम है, निर्वात है? नहीं, आपके कमरे में एयर तो है ना। तो अगर एयर भी नहीं हो, कुछ भी नहीं हो, उसको बोलेंगे वैक्यूम यानी निर्वात। तो अगर दोस्तों कोई तरंग निर्वात में से भी चल जाती है, और कुछ तरंगें ऐसी होती है जिनको कोई ना कोई चाहिए माध्यम आगे जाने के लिए, तो इस आधार पे वेव को दो टाइप में बांट सकते हैं। किस आधार पे? बेस्ड ऑन द मीडियम इन विच दे ट्रेवल, जिस माध्यम में से वो जाती है ना, उस आधार पे दो पार्ट में इसको बांट सकते हैं। एक तो होती है दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसे आप लोग हिंदी में बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, और एक होती है आपकी मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती है? सर जिनको आगे जाने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, जो निर्वात में बिल्कुल वैक्यूम में भी क्या कर सकती है? ट्रेवल कर सकती है। सर इसके कुछ एग्जांपल्स बताइए। दोस्तों जो लाइट है ना, प्रकाश, वो इसी का एग्जांपल है ना। क्या आपको पता है दोस्तों, सन से जो लाइट आती है, प्रकाश आती है, बीच में ऐसी भी पार्ट है जहां पर कोई एयर नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ गैस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उनमें से होके आ रही है ना लाइट। यानी लाइट किस प्रकार की वेव है? एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या बात समझ में आई क्या? सर कुछ और एग्जांपल बताइए। एक्सरे, एक्सरे जो होती है ना, आपने सुना है एक्सरे, वो भी एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आ रही है बात समझ में? ठीक है। एक लड़का है जो बोल रहा है लव यू सर। बिल्कुल आपका प्यार मैंने समझ लिया है, आपकी भावना समझ लिया है। अब इधर ध्यान दीजिए, ठीक है। सर आपके क्लास नोट में कुछ और हैंड रिटन नोट्स में कुछ और लिखा होता है, इसका क्या कारण है? चंदन जी, मुझे जो बच्चे बना के भेजते हैं वो मैं अपलोड कर देता हूं। कुछ कुछ बच्चे अपने जो एक्स्ट्रा चीजें लिख देते हैं, तो आप उनको मत पढ़ो, जो मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं। और सबसे बेस्ट है आप खुद के नोट्स बनाओ। समझ में आ गई? आई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों मैकेनिकल वेव यानी यांत्रिक तरंग क्या होता है? सर ये ऐसी तरंग है जिनको आगे चलने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। अगर वहां पर कुछ भी नहीं हुआ तो वो आगे ट्रेवल नहीं कर पाएगी। तो मैकेनिकल वेव कौन सी होती है? जिन्हें यात्रा करने के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। जैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा साउंड वेव, है ना। जो ध्वनि तरंगे होती है ना, जैसे अगर आप लोग कोई ऐसी जगह खड़े हो जहां पर पूरा वैक्यूम है, निर्वात है, तो अगर मैं कुछ बोलूंगा ना, आपके पास में आवाज ही नहीं जाएगी, क्योंकि साउंड आगे जा ही नहीं पाएगी। क्योंकि साउंड जो है वो एक प्रकार की कैसी वेव है? मैकेनिकल वेव है, यांत्रिक तरंग है, जिनको आगे चलने के लिए कोई ना कोई क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। दोस्तों ये बात समझ में आ गई? तो वेव जिस माध्यम में से जा रही है, उस आधार पर आपने इसको दो पार्ट में बांटा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और एक मैकेनिकल वेव। तो अगर आप लोगों से कोई पूछे कि लाइट किस प्रकार की वेव है, आप लोग बोलोगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, आप लोग लिख सकते हो लाइट इज अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या फिर लाइट इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है? ठीक है, आ जाओ। ठीक है, अब आगे चलते हैं दोस्तों। वेव को और भी हम लोग बांट सकते हैं कि कभी आपने सुना है लॉन्गिट्यूडनल वेव, ट्रांसवर्स वेव। दोस्तों ये किस आधार पे हैं? जैसे आइए मैं आपको बताता हूं। दोस्तों अब मैं आपको वेव को और भी भागों में बांट रहा हूं। अब किस आधार पे बांट रहा हूं? अब किस बेसिस पे बांट रहा हूं? बेस्ड ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम। सर नहीं आया मुझे समझ में, तो समझना है भी नहीं, जो मैं समझ रहा हूं, केवल जो मैं समझाने जा रहा हूं केवल उस पर ध्यान देना है। देखिए दोस्तों, वेव आप लोगों की दो टाइप की और होती है, एक तो होती है ट्रांसवर्स वेव और एक होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, जैसे ये एक रबड़ है, इसके दोनों सिरों को आप लोगों ने बांध दिया। ठीक है, बांध दिया। अब आप इसमें कुछ ऐसे करोगे, इसमें ऐसे उंगली करोगे, ऐसे डिस्टरबेंस करोगे, तो क्या ये आप लोगों का जो रबड़ आपने बांधा था या जो धागा आपने बांधा था, है ना, पहले ऐसे था, अब जैसे आप लोग करोगे, है ना, पहले दोस्तों ऐसे था ये धागा आप लोगों का। ठीक है, अब आप लोग ऐसे करोगे तो क्या कुछ ऐसे होगा या नहीं होगा? मुझे बताओ, कुछ इस टाइप का होगा या नहीं होगा? बताओ। तो जब आपने यहां से ऐसे उंगली करी, तो ये जो डिस्टरबेंस आया, जो वेव चल रही है, क्या वेव इस दिशा में चल रही है? क्या वेव इस दिशा में चल रही है? क्या बताओ, ये वेव की दिशा है क्या? क्या ये तरंग की दिशा है क्या? बताओ हाँ या ना, बोलो हाँ या ना,
बोलो हाँ या ना। और दोस्तों ये जो आप लोगों का रबड़ था, रबड़ के कुछ पार्टिकल ऊपर चले गए, कुछ नीचे चले गए, कुछ ऊपर चले गए, कुछ नीचे, मतलब यहां के जो पार्टिकल थे वो ऊपर चले गए, यहां के पार्टिकल नीचे आ गए, यहां के पार्टिकल ऊपर चले गए, यहां के पार्टिकल नीचे आ गए। यानी कुल मिला के पार्टिकल की जो डायरेक्शन है वो ये वाली है क्या, कुछ ऊपर जा रहे हैं कुछ नीचे जा रहे हैं। क्या मैं बोल सकता हूं क्या पार्टिकल यानी कण की जो दिशा है वो ये है? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बताओ बताओ दोस्तों, आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। अब दोस्तों एक मैं जैसे एक एग्जांपल लेता हूं स्प्रिंग का। आपने सभी ने स्प्रिंग को देखी होगी, है ना? स्प्रिंग आप लोग जानते हो दोस्तों। जब आप लोग इस स्प्रिंग को दबा के, कोई कोई बच्चे इतने बेवकूफ इंसान होते हैं ना, मतलब वो डाउट भी ऐसे पूछते हैं, वो उसी से बताते हैं सर मेरा तो सिलेक्शन होने वाला ही नहीं है। एक बोल रहा है सर अल्फा बीटा गामा भी बताओ, क्या है अल्फा बीटा गामा? और कंटिन्यूसली कमेंट कर रहा है एक मनोज नाम का लड़का, सर अल्फा बीटा गामा भी बताना। क्या होता है अल्फा बीटा गामा? ये तो वो बात हो गई, आप ऐसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं सर 7, 9 और 12 भी बताओ, ये क्या होता है? पता नहीं, इधर पढ़ा रहा हूं ध्यान दे रहे हैं। क्या होता है अल्फा बीटा गामा? एक सिंबल है ये तो, इसका इस चैप्टर से क्या लेना देना है? ठीक है। तो दोस्तों जब आप लोग इस स्प्रिंग को दबा के से छोड़ोगे तो आप लोग क्या पाओगे कि कहीं पर स्प्रिंग के, मतलब स्प्रिंग कहीं पर दबी हुई है, कहीं पर ऐसे खुली खुली है, कहीं पर दबी दबी है, कहीं पर ऐसे खुली खुली है। क्या ऐसे आपको देखते हो क्या? बताओ, क्या कहीं पर आपको देखते हो? तो देखो जब आपने स्प्रिंग को जब दबाया छोड़ा तो स्प्रिंग ऐसे भागी ना, भागी ना। तो स्प्रिंग के जो पार्टिकल्स, देखो जब आपने स्प्रिंग को ऐसे छोड़, ऐसे भागा, तो ये जो डिस्टरबेंस हुआ वो ऐसी तो भागा। तो वेव की डायरेक्शन क्या है यहां पर? ये है वेव, यानी तरंग की दिशा क्या है? ये है, ये तरंग की दिशा है। साथ में जब आपने दबाया छोड़ा तो इसके पार्टिकल ऐसे ही तो भागे, पार्टिकल भी इसी दिशा में जा रहे हैं। तो जो पार्टिकल की दिशा है, जो कण की दिशा है, वो क्या है? वो भी यही है। तो दोस्तों होता क्या है, जब वेव की डायरेक्शन और पार्टिकल की डायरेक्शन के बीच में 90 डिग्री का एंगल हो या दोनों एक दूसरे के लंबवत हो, तो ऐसी वेव को आप लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव, यानी अनुप्रस्थ तरंग। और जब जिस डायरेक्शन में वेव जा रही है ना, ये डिस्टरबेंस, हलचल, जो वेव जो है जिस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में कण की दिशा हो तो वो कहलाती है आपकी लॉन्गिट्यूडनल वेव। क्लियर है क्या? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगा? इस वाले केस में क्या होता है, माध्यम के जो कण होते हैं वो तरंग की दिशा के लंबवत चलते हैं। जैसे कोई रस्सी थी, आपने रस्सी को ऐसे करा, क्या कुछ ऐसी होती है क्या? रस्सी कुछ ऐसी हो जाती है क्या? तो जब आपने छोड़ा, ऐसी जो वेव, वेव की दिशा क्या है? ये दिशा है। पहले रस्सी थी दोस्तों यहां पर, कुछ रस्सी ऊपर चल गई, कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, कुछ ऊपर कुछ नीचे, यानी जो रस्सी के पार्टिकल की जो दिशा है वो ये है। क्लियर है क्या? क्लियर है? मनोज जी बोल रहा है अल्फा बीटा गामा वेव्स के बारे में। दोस्तों मुझे भी बताना क्या होती है अल्फा बीटा गामा वेव, मुझे नहीं आती। मनोज जी आप भी मुझे आके सिखाना। आगे बात समझ में? और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है? जहां पर कण की दिशा और तरंग की दिशा एक ही होती है। जैसे दोस्तों आपने जब इसको स्प्रिंग को झटका दिया, देखो स्प्रिंग को जब आप जब ऐसे झटका दोगे ना, तो ये जो ये तो हो रही है तरंग की दिशा, और स्प्रिंग के पार्टिकल्स पे तो ऐसी 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 हो रहे हैं। स्प्रिंग के पार्टिकल्स पे तो की दिशा यही तो है, तो दोनों जब एक ही दिशा में होते हैं तो ऐसी वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। ध्यान रखिएगा, अगर आप लोगों से पूछा जाए लाइट कैसी वेव है, वहां से तो आपको पता पड़ गया वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लेकिन अगर इस आधार पे पूछे ट्रांसवर्स है लॉन्गिट्यूडनल है, तो लाइट कैसी है आप लोगों की? ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं क्या? बता दूं क्या दोस्तों, जितनी भी आप लोगों की ये वाली वेव होती है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो सारी की सारी कैसी होती है? सभी की सभी कैसी होती है? वो ट्रांसवर्स होती है। सभी की सभी ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ होती है। ध्यान रखिएगा। तो लाइट भी किस प्रकार की? एक ट्रांसवर्स यानी अनुप्रस्थ। क्लियर है? आगे बात समझ में? ठीक है, आ जाओ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं। अब एक चीज मुझे आप लोग बताओ, जैसे सूर्य से जो प्रकाश आता है वो कौन से रंग का होता है? कभी आपने देखा है? मतलब अगर मैं आपसे पूछूं लाइट का कलर क्या होता है,
आप लोग क्या बोलोगे सर लाइट का कलर होता है व्हाइट। सूर्य से अभी आप लोग बाहर जाके देख लो, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है वो क्या हो रहा है, सफेद रंग का होता है। अब एक्चुअली में दोस्तों ये सफेद रंग का जो प्रकाश है ना, इसमें टोटल 7 रंग के प्रकाश होते हैं, है ना। एक वॉयलेट कलर का, एक इंडिगो कलर का, एक ब्लू कलर का, एक ग्रीन कलर का, एक येलो कलर का, एक ऑरेंज कलर का, एक रेड कलर का। या मैं आपको बोलूं 7 रंग के प्रकाश को जब आप लोग मिलाओगे तो कौन से कलर का प्रकाश आप लोगों को मिलेगा, मिलेगा व्हाइट कलर का मिलेगा। और दोस्तों अभी अभी आपने बताया है लाइट जो है वो किस प्रकार की वेव है, एक ट्रांसवर्स वेव है, एक अनुप्रस्थ तरंग है, कुछ इस प्रकार की है। बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, बोलो हां या ना, अरे हां या ना, ठीक है। दोस्तों मैं आपको साउंड वाले चैप्टर में आगे बताऊंगा कि जो ये टॉप पार्ट होता है ना, इसे आप लोग बोलते हैं क्रस्ट यानी श्रृंग, और ये जो बॉटम पार्ट होता है इसको बोलते हैं ट्रफ यानी गर्त, है ना। तो ये क्रस्ट एक ट्रफ, फिर एक क्रस्ट एक ट्रफ, फिर एक क्रस्ट एक ट्रफ, ऐसा आएगा या नहीं आएगा, बिल्कुल। तो दोस्तों लगातार दो क्रस्ट के बीच की जो दूरी होती है, लगातार दो श्रृंग के बीच की जो दूरी होती है, या लगातार दो गर्त के बीच की दूरी होती है ना, इसे बोलते हैं वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। तो देखिए ध्यान रखिए दोस्तों, वॉयलेट कलर की जो लाइट होती है ना, उसकी वेवलेंथ क्या होती है सर, बहुत कम होती है। जबकि रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ क्या होती है, उसकी वेवलेंथ ज्यादा होती है। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि प्रकाश का जो कलर होता है किस पे निर्भर करता है, आप लोग बोलोगे वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य पे। अगर वेवलेंथ ज्यादा है, किसी प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ज्यादा है, तो वो कौन सा होगा, रेड कलर का होगा। कम वेवलेंथ वाला कौन सा होता है, सबसे कम वाला वॉयलेट वाला होता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को यही बोलना चाह रहा हूं, प्रकाश का रंग अगर आपसे पूछा जाए किस पे निर्भर करता है, तो आप लोग बोलोगे तरंग दैर्ध्य पे। और इनमें से किसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर की वेवलेंथ आप लोगों की सबसे ज्यादा है, जबकि वॉयलेट की सबसे कम है, ठीक है। आ जाओ, चलिए अब आप लोग बोलोगे कि सर आपको कैसे पता पड़ा कि ये जो व्हाइट कलर का जो लाइट है वो 7 रंग से मिलकर बना हुआ है। आपको कैसे पता पड़ा सर, पहले तो मुझे ये बताओ, आपको कैसे पता पड़ा, है ना। तो एक्चुअली में जब प्रिज्म में से, प्रिज्म भी क्या है, एक प्रकार का कांच का टुकड़ा है, जब प्रिज्म में से हम लोगों ने ये सफेद कलर का प्रकाश पास करवाते हैं ना, तो जब आप लोग देखते हो बाहर आप लोगों को ऐसे 7 रंग के प्रकाश मिलते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि ये जो व्हाइट कलर की लाइट है ना, वो किससे मिलके बनी हुई है, 7 कलर के लाइट से मिलके बनी हुई है। तो ये जो 7 रंग के प्रकाश आप लोगों को मिले ना, इसे आप लोग क्या बोलते हैं, अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग बोलोगे सर इसे हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम बोलते हैं, ठीक है। और ये जो व्हाइट लाइट का अपने 7 रंगों में टूट जाना, ये क्या कहलाता है, इस फिनोमिना को, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, डिस्पर्जन ऑफ लाइट बोलते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण बोलते हैं। आ गई बात समझ में, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। चलिए आ जाओ, अब हम लोग लाइट क्या होता है, प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में मैंने बेसिक आप लोगों को बता दिया। अभी हम लोग अपने पॉइंट पे आते हैं, जो हम लोगों को पढ़ना है वो है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। क्लियर है, ठीक है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए, जैसे मुझे एक चीज बता दो, जैसे आपके पास में क्या रहा है, प्रकाश आ रहा है, प्रकाश आ रहा है, कोई वस्तु है, कोई वस्तु रखी है, जैसे मान लो आपने छत पे ना कुछ रख दिया, कुछ भी हो सकता है, छत पे आपने एक लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, या छत पे मान लो आपने कुछ कपड़े रख दिए, या छत पे मान लो एक मिरर रख दिया, दर्पण रख दिया, ठीक है। कोई भी वस्तु रखी हो, जब इसके ऊपर प्रकाश आता है उसके साथ में 3 घटना हो सकती है। क्या हो सकती है, या तो दोस्तों ये जो प्रकाश आ रही है, प्रकाश की तरंगे जो आ रही है, ये इससे टकरा के वापस चले जाए, एक तो ये चीज हो सकती है। दूसरा क्या है, ये जो वस्तु है इस प्रकाश को एब्जॉर्ब कर ले, इसको अवशोषित कर ले, एक ये चीज हो सकती है। और तीसरी चीज क्या हो सकती है, प्रकाश इसमें से होके निकल जाए। ये 3 चीजें तो हो सकती है, चौथी चीजें तो हो ही नहीं सकती। तो देखिए दोस्तों, जब प्रकाश किसी सरफेस पे गिरता है और अगर टकरा के वापस दोस्तों वहीं उसी माध्यम में चले जाए, जैसे यहां से आया, एयर से होके आया
और अगर वापस इसी माध्यम में चल जाए तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का परावर्तन। अब दोस्तों रिफ्लेक्शन दोस्तों सबसे ज्यादा किससे होता है? मिरर से होता है, दर्पण से होता है। कैसे? देखो दोस्तों, क्या आप लोग कांच जानते हो क्या? प्लेन ग्लास, जैसे मान लो प्लेन ग्लास है, कांच है, तो इसमें जब अगर आप लोग लाइट भेजोगे तो वो तो आर पार चल जाएगी, वो तो दूसरी जगह चल जाएगी, इसके उस पार चल जाएगी। जाएगी या नहीं जाएगी बताओ? अरे यार दोस्तों, ये मान लो ये कोई ग्लास है, कांच का टुकड़ा है, अगर कोई प्रकाश इसमें से आएगा तो इसको पार नहीं कर जाएगा क्या? ये तो ट्रांसपेरेंट होती है। एक ग्लास एक कांच की बात करें, अब हमने क्या करा, कांच के नीचे कर दी पॉलिश, पॉलिश पॉलिश कर दी बिल्कुल। तो अब क्या होगा, जब प्रकाश यहां पर आएगा ना तो उसको पार नहीं कर पाएगा। तो प्रकाश जब आएगा तो उसको पार नहीं कर पाएगा, टकरा के वापस वहीं पर चला जाएगा। तो जब ग्लास यानी कांच में नीचे से पॉलिश कर देते हैं तो यह क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये दोस्तों जो पॉलिश करते हो, देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, ग्लास यानी कांच जो होती है, कांच पर जब आप लोग पॉलिश कर देते हैं ना, एक सरफेस पे नीचे की साइड एक पॉलिश कर देते हैं, तो यह क्या बन जाता है? मिरर बन जाता है, दर्पण बन जाता है। क्लियर है क्या? अगर आप लोगों से पूछा जाए पॉलिश करी किससे जाती है, तो पॉलिश करी जाती है दोस्तों केमिकल से, जिसका नाम है सिल्वर नाइट्रेट। ओके, ठीक है, ठीक है, चले लग जाएगा कॉल। एक बच्चा बोल रहा है सर कॉलिंग टीम का कॉल नहीं लग रहा, इस नंबर पे कर लो 73, ठीक है, 7374019437, ठीक है। चलिए चले आगे। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बेसिकली क्या है, इसको एक एग्जांपल से समझ लो। ये आपके पास में कोई मिरर है, कोई दर्पण है, कोई प्रकाश की किरण आई, इसे आप लोग बोलोगे आपतित किरण, इंसिडेंट रे, ठीक है। अब दोस्तों अगर ये टकरा के वापस इसी जगह चल जाए तो इस घटना को बोलते हैं परावर्तन। तो देखो प्रकाश किरण को जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन गई कैसे? अल्टीमेटली इधर। यानी ये कैसी है? ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, परावर्तित किरण है, परावर्तन के बाद में ये ऐसे गई है। दोस्तों जब भी कोई लाइट रे दर्पण पे जिस पॉइंट पे आप लोगों की गिरेगी, उस पॉइंट के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दीजिए, इसे बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। ये नॉर्मल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जिन भी एंगल का मेजरमेंट किया जाएगा वो आपका नॉर्मल से ही किया जाएगा। जैसे आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाती है, इसे आप लोग बोलते हैं आपतन कोण, है ना। ये वाला जो एंगल होगा इसे क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, ठीक है। और दोस्तों परावर्तित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल यानी अभिलंब से जो एंगल बनाएगी, उसे आप लोग क्या बोलोगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन कोण। क्लियर है? बात समझ में आई है नहीं आई? ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग ध्यान रखिएगा, रिफ्लेक्शन है ना दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है आप लोगों का स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन, या इसको मैं बोलूं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और एक होता है आप लोगों का डिफ्यूज रिफ्लेक्शन, या इसे इर्रेगुलर भी बोल सकते हो। सर इन दोनों में अंतर क्या है? देखो जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में बिल्कुल एक शानदार सरफेस है, तो जैसे मान लीजिए ये लाइट रे कोई आई, वो ऐसी जाएगी, ये कोई लाइट रे आई, ये ऐसी जाएगी, ये कोई लाइट रे आई, ये बिल्कुल ऐसी जाएगी, ठीक है। अगर बिल्कुल आपके पास में जो सरफेस है जिससे रिफ्लेक्शन हो रहा है अगर बिल्कुल स्मूथ है, तो वो इस प्रकार से रिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए दोस्तों एक सरफेस ऐसी है, मतलब है ना उबड़ खाबड़, इसमें काफी इरेगुलर है, तो देखिए कोई लाइट रे आई, ये गई ऐसे, ये आई ऐसे, ये कुछ जा रही है ऐसे, एक आई ऐसे फिर गई ऐसे, एक आई ऐसे और फिर मान लो ये गई ऐसे, है ना। तो ये आप लोगों का इरेगुलर रिफ्लेक्शन है, अनियमित परावर्तन इसको हम लोग बोलोगे। क्लियर है? क्लियर? चलिए आ जाओ। एक दोस्त बोल रहा है सर बुक अवेलेबल कराइए प्लीज। दोस्तों बुक नहीं है यार, आपको कितनी बार बोल दिया बुक नहीं है, आएगी जब बता देंगे। आप तो मैं क्या बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ लो, आपको बुक वुक किसी की कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ो, पढ़ाई करो, अपना सारा ध्यान आप लोग इधर रखो, ठीक है। आ जाओ। चलिए अब दोस्तों जब भी जैसे आपने जन्म लिया है, तो क्या इस जीवन के कुछ नियम है? क्या क्या नियम है बताओ?
भाई जैसे पहला नियम ये है कि अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपका भी बुरा होगा, होगा 100% होगा। आप सोच रहे हो सर मैं तो बेकार, मैं तो कुछ हुआ ही नहीं, वो होगा, कैसे भी हो सकता है वो। अब ऐसे थोड़ी आपने भैया किसी का कान काट दिया तो आपका भी कान ही कटे, हो सकता है आपका पैर कट जाए, हो सकता है कुछ और हो जाए, ठीक है। अरे ये नियम है, ये नहीं है जीवन के। तो जब भी दोस्तों परावर्तन होगा ना, वहां पर आपको कुछ चीज देखने को मिलेगी, कुछ परावर्तन के नियम बता रहा हूं, 100% आप देखना वो चीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। सर पहला नियम क्या है, जैसे देखो ये था आप लोगों का मिरर, ठीक है, ये था मिरर, ये मान लो ये आपका दर्पण, ये प्रकाश की किरण आई, ये आपतित किरण है, परावर्तित होके ये ऐसे गई, ये है परावर्तित किरण, और ये क्या था नॉर्मल यानी अभिलंब। दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, ये तीनों हमेशा एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। जैसे जिस बोर्ड पे मैं लिख रहा हूं ये पूरा का पूरा एक प्लेन है ना, ये पूरा का पूरा तल है ना, तो ये जो ये तीनों एक ही तल में है, एक ही प्लेन में है। और हमेशा जब भी परावर्तन होगा, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होंगे, एक ही प्लेन में होंगे। सर ये तो था पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम क्या है कि हमेशा जो ये वाला एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंट, आपतन कोण, और ये वाला जो एंगल है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन कोण, हमेशा दोस्तों ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये दूसरा नियम है। चलिए आइए मैं कुछ क्वेश्चन आपको बताता हूं, आपको बताना है आंसर, ठीक है। ये एक मिरर है, ये एक दर्पण है, ये कोई प्रकाश की किरण आई, ठीक है, और ऐसे चली गई, ये है ना दोस्तों। ये एंगल कितना है, 40 डिग्री है। तो आपको बताना है परावर्तन कोण का मान बताना है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताना है, परावर्तन कोण का मान बताओ। चलिए दोस्तों दूसरा मैं आप लोगों को बताता हूं, ये कोई प्रकाश की किरण आई 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 आई, ठीक है, ये जिस पॉइंट पर टच हुई इसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी, जिसे बोलते हैं नॉर्मल यानी अभिलंब। दोस्तों ये एंगल जो है ना वो दिया हुआ है 50 डिग्री मान लो, ठीक है, क्लियर। तो आपको बताना है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन प्लस एंगल ऑफ इंसिडेंस, दोनों कोणों का योग आप लोगों को बताना है। दोस्तों मैंने तो 2 क्वेश्चन दिए हैं, बताओ आंसर, बताओ बताओ। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताओ, लिख के बताओ। सर ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है, ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर बताओ, लिख के बताओ। देखिए दोस्तों आपको क्या मैंने बताया कि ये आई आपकी आपतित किरण आई 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 आई, जिस पॉइंट पे आप लोगों की ये टच करी ना उसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे, जिसे आप लोग बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। दोस्तों आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है इसे बोलते हैं आपतन कोण। तो दोस्तों ये टोटल आपको पता है, ये टोटल कितना है, 90 डिग्री है, ये 40 है, तो ये कितना हुआ, 50 हुआ। तो अगर मैं आपको बोलूं आपतन कोण का मान कितना है, आप लोग बोलोगे 50, और जितना आपतन कोण होता है उतना ही परावर्तन कोण होता है, यानी ये भी कितना होगा, 50। एक भी दोस्त ने सही आंसर नहीं दिया। अब आप लोग देख लो, एक भी दोस्त ने सही आंसर नहीं दिया, फिर आप बोलते हो कि सर मैं तो पढ़ाई कर रहा हूं। चलिए यहां पर देखो दोनों कोण का योग आप लोगों से पूछा जा रहा है। देखो ये थी आपतित किरण, ये था अभिलंब। आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसको बोलते हैं आपतन कोण। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना था, 50 डिग्री। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होगा, उतना ही होगा, 50। दोनों का योग कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। बताओ, तो एक का आंसर 50, दूसरे का 100। आई बात समझ में? अरे बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है? अब तो कोई परेशानी नहीं है? एक और क्वेश्चन बताऊं? चलो सर एक और बता दो, इसमें गलती कर दी अब नहीं करूंगा। ये रहा मिरर,
यानी दर्पण, ये कोई प्रकाश की किरण आई और ये प्रकाश किरण परावर्तित होके गई। ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है वो दिया हुआ है आप लोगों को 35 डिग्री। तो आप लोग मुझे बताओ आपतन कोण का मान कितना है? बताओ कमेंट करके बताओ, आपतन कोण का मान कितना है? बताओ बताओ कमेंट करके, गलती मत करना, ध्यान से समझो, सिंपल गणित है यार। ये प्रकाश की किरण आई आई आई, जिस पॉइंट पे ये गिरी उसके परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दो, जिसे बोलेंगे नॉर्मल यानी अभिलंब। ठीक है। अब दोस्तों ये जो आप लोगों की परावर्तित किरण है, ये अभिलंब से जो कोण बनाएगी इसे ही तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलेंगे, परावर्तन कोण बोलेंगे। तो ये टोटल है 90, इसमें से 35 माइनस कर लो, कितना बचा? 55 डिग्री बचा। 55 बचा या नहीं बचा? तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है? 55। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना होगा? 55 होगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में या नहीं आई? आ गई? ओके चलो बहुत बढ़िया, सभी का आंसर आ गया 55 डिग्री। चले आगे, कोई समस्या नहीं है सर। अब आगे चलते हैं। अब दोस्तों मैं मिरर आप लोगों को बोल रहा हूं। मिरर आप जानते हो मिरर क्या होता है, आपके घर पे भी लगे हुए मिरर। तो मिरर बेसिकली और भी टाइप्स के होते हैं। जो हमारे घर पे जो लगा हुआ है ना, वो तो बिल्कुल एक प्लेन मिरर है। जैसे आप जब सुबह उठते हो, वॉशरूम में जाते हो, वहां पर एक मिरर लगा हुआ है, वो बिल्कुल प्लेन है, बिल्कुल एक समतल दर्पण है। कोई ऐसे मुड़ा हुआ है क्या? ऐसे ऐसे कोई मुड़ा हुआ है क्या? ऐसे कोई कर्व्ड है क्या? अरे हमारे घर में जो मिरर लगा हुआ है वो क्या है? बिल्कुल एक प्लेन मिरर है, बिल्कुल प्लेन मिरर है। क्या ऐसा कोई मिरर है क्या? ऐसे कोई ऐसा कोई मिरर है क्या आपके घर पे? ऐसे थोड़ी है। अरे बताओ, ऐसे थोड़ी है, नहीं है, है ना? तो ये आपके जो मिरर होते हैं ना, देखो प्लेन मिरर भी होते हैं और ऐसे थोड़ा कर्व्ड वाले भी होते हैं। ठीक है। इसको आप लोग स्फेरिकल मिरर भी बोलते हो, गोली दर्पण भी बोलते हो। आइए हम लोग समझते हैं। तो मिरर जो होते हैं ना, बेसिकली दोस्तों दो टाइप के होते हैं। एक तो होते हैं प्लेन मिरर, समतल दर्पण, और एक होते हैं स्फेरिकल मिरर यानी गोली दर्पण। अब स्फेरिकल मिरर भी आपके दो टाइप के होते हैं। एक होता है कॉनकेव यानी अवतल, एक होता है कॉन्वेक्स यानी उत्तल। दोनों में डिफरेंस क्या है, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। जैसे देखो, मेरी बात को ध्यान से समझो दोस्तों। ये एक मिरर है। आपको पता है मिरर कैसे बनता है? जिस एक साइड पॉलिश होती है, उसकी एक साइड पॉलिश होती ही नहीं होती, बताओ। ठीक है। अब आपको देखने में लग रहा होगा कि सर ये तो आपने लाइन खींच दी। नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, आपको देखने में ऐसे लग रहा है, ये एक्चुअली में क्या है? ये एक्चुअली में क्या है? ऐसा है। मतलब आप जब देख रहे हो ना, देखो इस कागज को अगर आप देखोगे, आप ऐसे देखोगे तो आपको यही तो नजर आ रहा है। बट एक्चुअली में क्या है, इसको अगर आप ऐसे देखोगे ना, पूरी एक सरफेस है, ये पूरी सरफेस है, समझ लो पूरी सरफेस है, ये एक सरफेस है पूरी की पूरी, एक सतह अंदर। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? बताओ बताओ, आ रही है बात समझ में या नहीं आई? अच्छा दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, कभी आप लोग प्लास्टिक की बॉल देखी है कि आपने? बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल आती है, एक बड़ी सी प्लास्टिक की बॉल आती है, बताओ ऐसे गोल सी देखी है क्या किसी ने? अरे बचपन में खेलते थे, नहीं खेलते थे? एक तो छोटी वाली बॉल आती थी, एक बड़ी वाली प्लास्टिक की बॉल। क्या बड़ी प्लास्टिक की बॉल देखी है क्या? क्या गोला देखा है क्या? बोलो हाँ या ना। ठीक है। अब इसको आप लोग काट दो ऐसे, जैसे मान लो मैंने ऐसे काट दिया, ये काट दिया, तो ये वाला पार्ट मैंने बाहर निकाल दिया। तो अगर आप लोग देखोगे एक कटोरा होता है, ऐसे अगर ढंग से देखोगे तो एक प्रकार का कटोरा ही तो है ये। अरे यार दोस्तों बताओ, ये एक प्रकार का क्या है जो आपने काटा है? वो कुछ ऐसे कटोरा ही तो है, बोलो। एक प्रकार का ऐसे कटोरा ही तो है, ये जो आपने काटा है वो ऐसे कटोरा ही तो है, बोलो हाँ या ना। आ रही है बात समझ में? तो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अब देखो जैसे इसकी एक साइड पे आप लोग पॉलिश कर दो, एक साइड पे अगर आप लोग पॉलिश कर दो, तो क्या जब प्रकाश जाएगा तो क्या इसको पार कर पाएगा? क्या कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा, टकरा के वापस आ जाएगा। तो आपने सुना है दर्पण से होता है परावर्तन, मिरर से होता है रिफ्लेक्शन। तो क्या ये मिरर की तरह काम कर रहा है या नहीं कर रहा?
बताओ बताओ। तो हम ऐसे बार बार ऐसे कटोरा नहीं बनाएंगे, इतनी मेहनत नहीं करेंगे। हम लोग तो सिंपली क्या बताएंगे कि भाई इसका आपने मिरर बनाया ना, तो मैं क्या करूंगा, बिल्कुल ऐसे। अब इसकी एक साइड पॉलिश है तो उसको ऐसे दर्शा दिया। समझ में आ गई बात को? तो ये क्या है, एक स्फेरिकल मिरर है। स्फेरिकल मिरर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि जो मिरर है ना वो एक स्फेयर से बना हुआ है। ये जो मिरर है वो एक स्फेयर से बना हुआ है, गोले से बना हुआ है। दोस्तों बात आई समझ में? नहीं आई? बताओ। समझो मेरी बात को, और समझाता हूं। दोस्तों जो प्लास्टिक की बॉल होती है बड़ी वाली, ये रही आपकी एक बड़ी प्लास्टिक की बॉल। अब दोस्तों मैंने इस पार्ट को काट दिया। इस वाले पार्ट को अगर आप लोग देखोगे तो क्या कुछ आपका 3D में देखोगे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, नहीं आएगा? बताओ। अब मैंने इसकी एक साइड क्या कर दी, पॉलिश कर दी। तो जब प्रकाश जाएगा इसमें तो क्या इसको पार कर पाएगा? क्या नहीं सर, इससे टकरा के वापस आ जाएगा। बोलो हाँ या ना? यानी परावर्तन कर रहा है ना ये, यानी एक मिरर का काम कर रहा है या नहीं कर रहा? दर्पण का काम कर रहा है नहीं कर रहा? तो दोस्तों मैं बार बार ऐसे दर्पण थोड़ी बनाऊंगा। मैं तो कैसे बनाऊंगा, केवल ये बनाऊंगा और बता दूंगा इसकी एक साइड पे पॉलिश हुआ हुआ है। और ऐसे मिरर को स्फेरिकल मिरर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो मिरर है एक स्फेयर से बना है, एक गोले से बना है। बोलो हाँ या ना? अरे बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? आ रहा है समझ में? हाँ सर आ रहा है। अब मेरे प्यारे दोस्तों एक चीज मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज मुझे बताओ, एक छोटी सी चीज बताओगे क्या? दोस्तों क्या मैं इसको एक स्फेरिकल मिरर, एक गोलीय दर्पण बोल सकता हूं क्या? बोलो हाँ सर बोल सकता हूं, क्योंकि ये एक स्फेयर से बना है। दोस्तों ये जिस स्फेयर से बना है, जिस स्फेयर से बना है, क्या उसका कोई सेंटर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? बिल्कुल होगा। दोस्तों क्या मैं इसको एक स्फेरिकल मिरर बोल सकता हूं क्या? बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये जो मिरर है ना, ये बोल लो या फिर ये बोल लो, बात एक ही है। क्या वो एक स्फेयर से बना है? क्या वो स्फेयर से बना है क्या? बिल्कुल। इस स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखो, जैसे मान लो ये एक मिरर है जिसकी एक साइड आपने पॉलिश कर रखी है। दोस्तों ये जिस स्फेयर का बना हुआ उसका सेंटर कहीं ना कहीं यहां पर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? बोलो। बोलो हाँ या ना? सिमिलरली मान लो ये एक मिरर है, इसकी एक साइड आपने पॉलिश कर रखी है। ये भी अगर किसी स्फेयर का बना हुआ है तो उस स्फेयर का भी तो कोई, जैसे मान लो इस स्फेयर का बना हुआ है तो उसका कोई ना कोई सेंटर होगा या नहीं होगा? बोलो हाँ या ना? होगा। ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से समझो। आप लोगों को लगेगा कि सर ये तो बहुत सिंपल है, थोड़ा जल्दी पढ़ाओ। दोस्तों यही तो फंसते हो आप। मेरी बात को ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ, अगर ये मिरर है दोस्तों, इस साइड पे हो रही है पॉलिश, अगर कोई प्रकाश की किरण इसको पार करने की कोशिश करेगी तो कर पाएगी क्या? नहीं। तो वो टकरा के वापस आ जाएगी। यानी क्या मैं बोल सकता हूं कि जो परावर्तन हो रहा है वो कहां से हो रहा है? इस वाली सरफेस से हो रहा है ना। तो ये क्या है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, परावर्तक पृष्ठ है। परावर्तक पृष्ठ है। समझ में आ गया? यहां पर क्या होगा? रिफ्लेक्शन होगा इस वाली सरफेस से। भाई इस साइड तो पॉलिश हो रही है, इसके इस वाली सरफेस से होगा ना। तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ। तो अगर रिफ्लेक्टिंग सरफेस सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होती है तो ऐसे मिरर को क्या बोलते हैं? भाई जैसे ये वाले और ये वाले दोनों एक ही प्रकार के हैं। जैसे दोस्तों जब रिफ्लेक्टिंग सरफेस, परावर्तन जहां से हो रहा है, अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ होता है ना, तो ऐसे मिरर को बोलते हैं कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण। और अगर इससे दूर की साइड होती है तो उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। जैसे ये देखो, ये कॉनकेव मिरर क्यों है? क्योंकि दोस्तों ये दर्पण का कोई ना कोई तो सेंटर होगा ही ना होगा। तो यहां पर जो परावर्तन होगा वो इस साइड से होगा। तो अगर परावर्तक पृष्ठ यानी रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ हो तो उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है? यदि यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस, यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ केंद्र की तरफ हो, सेंटर की तरफ हो, केंद्र की तरफ हो, तो ये होता है आप लोगों का कॉनकेव मिरर। यहां पर आप लोग देखो, आपने इस वाली सरफेस को कर रखा है क्या? पॉलिश। यानी जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस वाली सरफेस से होगा।
और दोस्तों इसका सेंटर कहीं ना कहीं कहां पर होगा, इस जगह पर होगा। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस यानी परावर्तक पृष्ठ अगर केंद्र से बाहर की ओर हो तो उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर यानी उत्तल दर्पण। क्लियर है, आ गई बात समझ में? ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों दर्पण से प्रतिबिंब बनता कैसे है। जैसे सबसे पहले पढ़ेंगे समतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। दोस्तों जब आप लोग दर्पण के सामने खड़े होते हो, ये आप हो, क्या आपकी इमेज बनती है या नहीं बनती? तो आपकी इमेज बनी कैसे, प्रतिबिंब बना कैसे, हम लोग ये देखने वाले हैं। क्लियर है? जैसे आप दर्पण के सामने जब खड़े होते हो तो क्या आपकी इमेज बनती है, क्या प्रतिबिंब बनता है? तो आपकी इमेज कैसे बनती है ये हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों इमेज फॉर्मेशन यानी प्रतिबिंब निर्माण के आप लोगों को कुछ नियम ध्यान रखने हैं, कुछ बातें ध्यान रखनी है, इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है। जैसे आप लोग क्या करो, आपके सामने ये दर्पण है, मान लो ये दर्पण है, एक एग्जांपल के बाद समझ लो। आपने सामने कुछ रखा, पेन रख दिया। दोस्तों इससे देखो एक चीज मुझे बताओ, मेरी बात को ध्यान से समझो। जैसे मान लो कमरे में लाइट जली हो या नेचुरल लाइट आ रही हो, क्या इस पे लाइट आती है नहीं आती? प्रकाश इस पे आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा? और इससे टकरा के जब वापस जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा ही नहीं जाएगा? बोलो हाँ या ना। चलो सब छोड़ो, आप तो क्या करो, इसकी इमेज कैसे बनेगी मैं ये बताने जा रहा हूं। दोस्तों जब इससे प्रकाश निकलता है और दर्पण से टकरा के वापस जब कहीं पर जाता है, नहीं सर नहीं आया समझ में। देखो दोस्तों किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है, उस वस्तु से जब प्रकाश किरणें दर्पण पे जाके परावर्तित होती ना, रिफ्लेक्टेड होती, रिफ्लेक्शन जब होता है उनका, तब जब वो किरणें जहां पर मिलती है वहां पर इमेज बनती है। अगर ये इमेज सही में मिल रही है तो इस इमेज को बोलोगे रियल यानी वास्तविक। और अगर ऐसा एहसास हो रहा है कि यार मिलेगी, रियल में नहीं मिल रही मिलेगी, तो ऐसी इमेज को बोलते हैं वर्चुअल इमेज यानी आभासी प्रतिबिंब। सर मुझे नहीं आया समझ में, मैं आपको क्या बता रहा हूं। जब परावर्तित किरणें, जब किसी वस्तु से कोई प्रकाश किरणें निकली परावर्तन के बाद में, जब वो किरणें जो परावर्तित किरणें होती है वो जब मिलती है तब प्रतिबिंब बनता है। अगर सही में मिल रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, या आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो उसको आप लोग बोलोगे वर्चुअल इमेज। आइए मैं आप लोगों को बताऊंगा, टेंशन मत लो। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों, आपके सामने कोई दर्पण है, ठीक है, ये कोई दर्पण है, ये कोई प्रतिबिंब है, इसके सामने आप खड़े हो। मैं आपको ये बताने जा रहा हूं आपकी इमेज कैसे बनेगी, ठीक है। या मान लो मिरर के सामने, दर्पण के सामने आपने किसी एक पेन को रख दिया, लो पेन रख दिया, ये पेन रख दिया, या एक छोटी सी रॉड रख दी, कुछ भी रख दिया आपने, तो इसकी इमेज कैसे बनेगी ये हम लोगों को देखना है, ठीक है। आ जाओ, तो देखिए दोस्तों ये रहा एक मिरर यानी ये रहा आपका दर्पण, ठीक है। दर्पण के सामने आपने क्या रखा, एक पेन रख दिया। देखो ये पेन का क्या है, टॉप है, ये पेन का बॉटम है, ठीक है। ये आपने एक ऑब्जेक्ट रख दिया, एक वस्तु रख दी आपने, कुछ भी हो सकता है, पेन मान लो आपने एक वस्तु रख दी, ठीक है। कोई दिक्कत है क्या? इस पॉइंट को, इसके टॉप पॉइंट को मान लेता हूं मैं ए, और इस टॉप बॉटम पॉइंट को मैं मान लेता हूं बी, ठीक है। कोई परेशानी यहां तक, कोई दिक्कत है क्या? नहीं। चलिए मैं ये नहीं देख रहा इस पूरे पेन का प्रतिबिंब कैसे बनेगा, नहीं, मैं तो केवल ये देख रहा हूं इसका जो टॉप पार्ट होगा ना, टॉप पार्ट, इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो मैं क्या करूंगा, इससे कोई दो प्रकाश की किरणें निकालो, परावर्तन के बाद में जहां पर वो मिलेगी वहां पर इमेज बनेगा। जैसे एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे। दोस्तों एक चीज और ध्यान रखना, जब भी कोई दर्पण के बिल्कुल परपेंडिकुलर कोई प्रकाश किरण आती है तो परावर्तन के बाद में वो बिल्कुल ऐसी ही चली जाती है। अगर कोई प्रकाश किरण दर्पण के बिल्कुल परपेंडिकुलर आएगी तो परावर्तन के बाद में बिल्कुल परपेंडिकुलर ही जाएगी, ठीक है। ये चीज ध्यान रख लोगे, ये चीज ध्यान रख लोगे, बोलो रख लोगे, रख लोगे, ठीक है सर रख लेंगे। तो देखो इससे एक प्रकाश किरण निकाली, परावर्तित होकर कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी ना। वापस देखो एक प्रकाश किरण निकाली, बिल्कुल परपेंडिकुलर जा रही है मिरर के, तो ये परावर्तन उनके परावर्तन के बाद में कैसे जाएगी, बिल्कुल ऐसे जाएगी, ठीक है।
आ गई बात समझ में? दोस्तों एक प्रकाश की किरण मैंने निकाली ऐसे, ये कुछ इस प्रकार जाएगी ना, कुछ ऐसे जाएगी ना, बोलो जाएगी नहीं जाएगी? क्या ये किरण और ये किरण कहीं पर मिल रही है क्या? बोलो हाँ या ना। क्या ये किरण और ये किरण कहीं पर मिल रही है क्या? हाँ या ना? नहीं सर कहीं नहीं मिल रही, बल्कि इनके बीच का गैप बढ़ता जा रहा है। दोस्तों अगर मैं इसको पीछे की ओर मिला एक्सटेंड करूं और इस वाली किरण को भी पीछे की ओर एक्सटेंड करूं, क्या कहीं पर मिलती हुई प्रतीत होगी क्या? भाई रियल में तो नहीं मिल रही, लेकिन जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे तो हमको लगेगा ना पीछे मिलती, पीछे कहीं पर मिल रही है। तो अगर इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करो, इसको भी पीछे की ओर एक्सटेंड करो, तो क्या कहीं पर मिल रही है क्या? बिल्कुल सर सही, कहीं पर मिल रही है। तो ये जो इसका टॉप पॉइंट था पेन का ए, उसकी इमेज कहां पर बन गई? ये उसकी इमेज बन गई ए डैश। आ गई बात समझ में? बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। आई बात समझ में? ठीक है। हमने दर्पण के सामने पेन रखा, हमको देखना था इस पेन की इमेज कैसे बनेगी। तो मैंने पूरे पेन पे ध्यान नहीं दे रहा, मैंने इसका एक टॉप पार्ट ले लिया, उसकी देखी मैंने इमेज कैसे कहां पर बनेगी, तो वो देखा उसकी इमेज बन गई। अब मैंने इसका एक बॉटम वाले पार्ट एक पॉइंट ले लिया बी पॉइंट, अब देखता हूं इसकी इमेज कैसे बनेगी। तो इससे कोई दो प्रकाश किरण निकालो, एक प्रकाश किरण मैंने निकाली ऐसे, परावर्तित होकर बिल्कुल सीधे ऐसे चली जाएगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण मैंने कैसे निकाली? ऐसे निकाली, ऐसे निकाली, ऐसे निकाली, बिल्कुल सीधे परपेंडिकुलर। तो परावर्तित होकर कैसे चली जाएगी? बिल्कुल ऐसे चली जाएगी। एक प्रकाश किरण मैंने निकाल दी ऐसे, परावर्तित होकर कैसे जाएगी? ऐसे जाएगी। दोस्तों क्या ये किरण और ये किरण कहीं पर मिल रही है क्या? कहीं पर मिल रही है क्या? एक लड़का है अनुज कुमार जी, सर एलपी के चक्कर में टेक्नीशियन ग्रुप डी वालों को भूल मत जाना, मेरा मतलब है कुछ छोड़ना मत, सब पढ़ाना। अच्छा, ज्यादा होशियार बन रहे हो क्या? अरे दोस्तों मैंने आपको बोल दिया, आप सिर्फ इधर पढ़ाई पे ध्यान दो, सब मेरे पे, आप पढ़ाई करते हैं फालतू की बात करते हो सर। वो आपको लगता है कि मैं कुछ छोड़ने वाला हूं? है एक एक चीज आपके साथ में मेहनत कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि हर कोई से भी एग्जाम दो पूरे में से पूरा है बस। लेकिन सर वो छोड़ मत देना सर, वो पढ़ा सब पढ़ा देना सर। मैं ग्रुप डी की तैयारी कर रहा हूं, मैं तो इधर सब कर रहा हूं, तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि पढ़ाई कुछ कर नहीं रही, इतनी देर से पढ़ा रहा हूं और 10 मिनट से कमेंट कर रहा हूं, तुम्हारा कैसे हो जाएगा सिलेक्शन यार? है बेटा ऋषिकेश जी, ब्लॉक कर दूंगा, ध्यान रखना। एक लड़का और है, सर टेस्टोस्टेरोन कैसे बढ़ाए, सर ये कैसे करे, सर ये कैसे करे, ब्लॉक कर दूंगा, रोते रहोगे फिर। ऐसा नहीं किया आपने 799 में कोर्स ज्वाइन करके मेरे पे, पढ़ाई करो ध्यान से। क्या ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही है क्या? नहीं। लेकिन अगर मैं इसको पीछे की ओर एक्सटेंड करूं और इसको भी मैं अगर पीछे की ओर एक्सटेंड करूं तो कहीं पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है बिल्कुल। तो इस बी पॉइंट की इमेज कहां पर बन गई? ये बन गई बी डैश। आ गई बात समझ में? बात आ गई? तो दोस्तों इस पेन पे कितने पॉइंट होंगे? ऐसे हजारों पॉइंट होंगे, टॉप पॉइंट बॉटम, ऐसे बहुत सारे पॉइंट होंगे ना, बहुत सारे पॉइंट होंगे। जैसे एक के नीचे मान लो सी डी ई एफ, इन सब की इमेज बन जाएगी, इसकी सी की बन जाएगी, इधर इसकी, मतलब पूरी की पूरी क्या बन जाएगी? ये इमेज बन जाएगी, पेन की इमेज बन गया। जैसे आपने पेन रखा था वैसे पेन की इमेज बन गई आपकी। और होता भी ऐसे है, दर्पण के सामने जब किसी को रखते हो, जैसे पेन रखोगे तो उसकी इमेज बनेगी नहीं बनेगी? ऐसे थोड़ी दर्पण के सामने जब वस्तु इंसान को रखोगे तभी उसकी इमेज बनेगी, बताओ बताओ बताओ। तो ये जो दर्पण के सामने आप पेन रखोगे तो इमेज भी वैसी बनेगी ना, जैसे पेन का टॉप पॉइंट ऊपर था तो इमेज में भी टॉप पॉइंट ऊपर नजर आएगा। आप देख लेना कभी, अभी भी करके देख सकते हो। और जैसे आप लोगों का पेन का बॉटम पॉइंट नीचे है तो वैसे ही इमेज में भी आपको ऐसा ही नजर आएगा। तो देखो इमेज बन गई, बोलो हाँ या ना। तो आइए दोस्तों इस इमेज के बारे में आपको कुछ बात बतानी है कि जो पेन की जो इमेज बनी, क्या रियल बनी थी क्या? नहीं सर, वो इमेज कैसी है? वर्चुअल इमेज है, आभासी प्रतिबिंब में। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, बोलो बताओ। पहला पॉइंट क्लियर है दोस्तों? इमेज सीधी बनी है उल्टी बनी है? देखो जैसे आपने पेन रखा था वैसे ही आपकी इमेज बनी है, ऐसे नहीं उल्टा हो गया, नहीं सीधा प्रतिबिंब बना है। तो इमेज कैसी बनी है? इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। बोलो हाँ या ना। और आपकी जानकारी के लिए एक चीज बता दूं क्या? वर्चुअल इमेज, जो वर्चुअल इमेज बनती है ना वो हमेशा कैसी बनती है?
हमेशा इरेक्ट ही बनती है, ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है सर। तीसरा पॉइंट ध्यान रखो, मिरर दर्पण से जितनी दूरी पर आपने वस्तु को रखा, प्रतिबिंबी दर्पण से उतनी ही दूरी पर होगा। यानी अगर दर्पण से वस्तु को 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा तो प्रतिबिंबी दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ही होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं क्या, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर। बोलो बात सही है या नहीं है? और कुछ बताना चाहोगे क्या? जैसे अगर इस वस्तु को पास में रखते तो प्रतिबिंबी कहां पर बनता, पास में बनता। आपने देखा भी होगा दर्पण में, जब आप लोग मिरर के पास में आते हो तो आपकी इमेज भी पास में आती है, जब दूर जाओगे तो आपकी इमेज भी दूर लगती है, ठीक है। एक चीज और बताता हूं दोस्तों, ये जो इमेज होती है ना लेटरली इन्वर्टेड होती है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, जब दर्पण के सामने खड़े रहते हो प्लेन मिरर के सामने, तो आप देखना कभी लेफ्ट हैंड आप लोग उठाओगे ना तो आपको लगेगा कि आप लोग का राइट हैंड उठा हुआ है, इमेज में आपका राइट हैंड उठा हुआ नजर आता है। आप अपने लेफ्ट कान को पकड़ोगे तो इमेज में आपको राइट कान पकड़ा हुआ नजर आएगा, ठीक है दोस्तों। सर जो क्रॉस लाइन खींच रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा। देखो मैंने क्या करा, इस वीडियो को वापस देखना, मैंने इससे कोई दो प्रकाश किरण निकाली, एक निकाली ऐसे तो परावर्तित होकर वापस ऐसे गई, एक निकाली मैंने कैसे निकाली थी, एक निकाली ऐसे जो परावर्तित होकर ऐसे गई। तो ये वाली किरण और ये वाली किरण कहीं पर मिल रही कि नहीं, लेकिन पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो मिलती हुई नजर आ रही ना, तो ए पॉइंट की इमेज बन गई यहां पर। तो आज मैंने केवल आपको यह पढ़ाया कि प्लेन मिरर से इमेज कैसे बनती है। कल हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर से कैसे बनेगी, फिर हम पढ़ेंगे कॉनकेव मिरर से कैसे बनेगी। मजा आएगा दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग आप लोगों का चैप्टर है। जो मैंने आज को पढ़ाया प्लीज एक बार उसको वापस देखिएगा, क्योंकि बिना इसके फिर है ना आपको कल समझने में दिक्कत आएगी। क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? क्लियर है? थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।